Good morning, all. Today we will discuss the topic enuresis, शय्यामूत्र. एक्चुअली शय्यामूत्र बच्चों में देखा जाता है, ये एक शेमफुल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि बच्चे लोग जो है बेड पे ही यूरिन कर देते हैं और इसका पेरेंट्स और जो सोसाइटी में भी उसका थोड़ा सा सोशियो बिहेवियरल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है. तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये लेक्चर आज शय्यामूत्र के बारे में हम लोग पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे. तो इसके आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड द एनुरेसिस एज पर मॉडर्न, टू अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर ऑफ शय्यामूत्र एज पर आयुर्वेदा, और टू स्टडी इट्स संप्राप्ति, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ शय्यामूत्रता. तो आज शय्यामूत्रता आयुर्वेद में कहाँ वर्णित है, आयुर्वेद के हिसाब से उसकी संप्राप्ति क्या है, उसका ट्रीटमेंट और हम लोग उसको प्रिवेंशन कैसे किए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. The description of disease शय्यामूत्रता, that is also known as natural enuresis, is very limited found in the classics. हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत ही कम वर्णन मिलता है. Particularly enuresis defined as a voluntary or involuntary repeated discharge of urine into the clothes or bed. बच्चे लोग जो है यूरिन बेड में ही डिस्चार्ज कर देते हैं, इसी को enuresis कहा जाता है. Actually this problem gets greatly affects the psychological life of child as well as the family members. जब भी हम लोग समाज में घूमते हैं या फिर कोई रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं और बच्चा अगर यूरिन बेड में ही करता है तो थोड़ा सा उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट फैमिली मेम्बर पे भी आ जाता है. क्योंकि ये शय्यामूत्रता जो है वो डिसऑर्डर कि ऐसा है कि बच्चों में यूरिन का कंट्रोल नहीं होता है, कि रात में ही वो बच्चे यूरिन बेड पे कर देते हैं. और मॉडर्न साइंस कंसिडर इट एज अ वॉइडिंग डिसऑर्डर और बिहेवियरल डिसऑर्डर. मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये बिहेवियर का डिसऑर्डर माना जाता है. It affects small to middle age group of children mainly. It is considered as a multifactorial behavioral disorders. इसके कई सारे कारण हैं. शय्यामूत्रता को नेचुरल इनोरेसिस भी कहा जाता है. दिस इज वन ऑफ द सच डिसऑर्डर दैट हैज़ मेड इट्स वे टू द मॉडर्न सोसाइटी ड्यू टू द फॉल्टी हैबिचुअल रिगार्डिंग टॉयलेट ट्रेनिंग. जो माता पिता होते हैं पर्टिकुलरली शहरी इलाकों में, तो उनकी जो ट्रेनिंग बच्चों को जो दी जानी चाहिए टॉयलेट के लिए जाने के लिए, उसके कारण भी यह डिसऑर्डर निर्माण हो जाता है. तो हम लोग इसके पहले मूत्र निर्माण कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, कि जो हमारे आयुर्वेद में कंसेप्ट ऑफ मूत्र निर्माण प्रक्रिया दिया है आचार्य सुश्रुत ने, उसका बताया है. तो हम लोग उसके बारे में पहले थोड़ा सी चर्चा करेंगे. मूत्र इज द द्रव्यमूल ऑफ आहार. क्योंकि जो हम लोग आहार लेते हैं वो आहार अगर पक जाने के बाद अंतिम अवस्था में उसके दो प्रकार के मल तैयार होते हैं. एक तो सॉलिड वेस्ट होता है जिसको हम मल पुरुष बोलते हैं, जो गुदा द्वारा वाया रेक्टम वो हम लोग शरीर के बाहर उसको निकाल देते हैं, और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग मूत्र या यूरिन कहते हैं, जो कि ब्लैडर थ्रू एक्सटर्नल यूरिफिस के थ्रू हम लोग शरीर के बाहर से निकालते हैं. अब ये सुश्रुत ने जो मूत्र निर्माण विधि का वर्णन किया है उसका ऐसा बताया कि इंजेस्टेड फूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस कन्वर्ट इनटू सार. हम लोग जो खाना खाते हैं उसका पचन होने के बाद उस सार भाग में उसका रूपांतरण हो जाता है, और किट्ट भाग में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक तो जो सार भाग है वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स में बन जाता है, और जो बचा हुआ है किट्ट स्वरूप उसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में समान वायु के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, पक्वाशय एंड आमाशय आर द चीफ ऑर्गन वेयर मूत्र इज फॉर्म एंड देन इट कम इनटू द बस्ती. तो सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय और आमाशय ये दो ऐसे अवयव है जिनकी माध्यम से ही हमारे शरीर में मूत्र निर्माण होता है, और वो आखिरी में बस्ती में आकर फिर ऊजिंग ऑफ यूरिन कैरिड डे एंड नाइट बाय द चैनल्स फ्रॉम द रीजन बिटवीन द आमाशय एंड पक्वाशय. जब वो आमाशय और पक्वाशय होकर बस्ती में आता है और बस्ती के द्वारा समान वायु की मदद से वो हम लोग शरीर के बाहर उसको निकालने की क्रिया करते हैं. ये हो गई एक नॉर्मल मूत्र निर्माण प्रक्रिया और मूत्र उत्सर्जन प्रक्रिया, हमारे शरीर से मूत्र बाहर जाने की प्रक्रिया. और इसके बाद हम लोग शय्यामूत्रता क्या है, कि ये मॉडर्न के हिसाब से जो प्राइमरी नेचुरल इनोरेसिस वाइडिंग डिसऑर्डर बोला है, उसका सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ वाइडिंग ऑफ कंटिन्यूस यूरिन नेमली कॉर्टिकल इनहिबिटरी सेंटर. जो ब्रेन में एक सेंटर होता है जहाँ से उसको एक कमांड मिलता है, वो पॉन्टिन मिक्चुरेशन सेंटर और स्पाइनल मिक्चुरेशन सेंटर, ऐसे वो सेंटर के नाम आते हैं. इसे सेल्फ सजेस्टिंग ऑफ देयर लोकेशन की, जो उनकी जो लोकेशन है वो सेल्फ सजेस्टरी है. Thus, the cortical inhibitory center lies in the cerebral cortex and function while for the inhibiting the urge for urination. हम लोग को ह्यूमन बींग को जो कमांड मिलती है ब्रेन से कि अभी यूरिन को जाना चाहिए, वो यहाँ इस सेंटर से मिलती है. इन आयुर्वेदा द अबव कोरिलेशन शोन बाय द एसेंस ऑफ द कर्म दैट मानस कंट्रोल होल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द ऑल इंद्रिय. आयुर्वेद में ये इंद्रिय के हिसाब से उनके जो विषय है उनका नियंत्रण करने का वर्णन मिलता है.
और जो अभी अपान वायु है, हमारे आचार्य चरक ने 5 जो दोष बताया है, उसमें प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो जो अपान वायु का मुख्य कर्म है हमारे शरीर से जो मूत्र और जो मल है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का है, कि अधोभाग उसका जो स्थान है अपान वायु का वो अधोभाग है। तो लोअर रीजन ऑफ द बॉडी एंड डज द कर्म एक्शन ऑफ एक्सक्रीटिंग मल, मूत्र, शुक्र एंड गर्भ। ये जो कार्य है गर्भ निष्कासन का, मल निस्सारण, मूत्र निस्सारण और शुक्र निस्सारण का, तो ये कार्य है अपान वायु का। अभी हम लोग थोड़ा निद्रा के बारे में बताते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यह आयुर्वेद में त्रिस्तंभ बोल के इनका वर्णन किया है, जिसमें निद्रा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सुश्रुत डिस्क्राइब दैट द स्लीप ओवरकम्स मैन व्हेनेवर द अफेक्ट तमस इन्वेल्व हृदय। जब भी तमोगुण का प्रभाव हृदय पे पड़ता है तो हमको निद्रा का स्वभाव, निद्रा हमें आ जाती है। वाग्भट ने ऐसा बताया कि तममूल और तममोई इंड्यूस बाय इंक्रीज ऑफ तामस यूनिवर्सल एट्रीब्यूट, सो इट इज़ मेनली एन एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। जब हमारा मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, तब हमारे मन के विषय जो है दूर हो जाते हैं और उसी अवस्था में हमको निद्रा अवस्था प्राप्त होती है। एक ब्रीफ में तमोगुण बढ़ने से जो हमको थकावट महसूस होती है और मन के जो विषय है वो दूर हो जाते हैं और उसी समय हमको निद्रा आ जाती है। इसी का वर्णन हमारे आयुर्वेद में मिलता है। अभी हम लोग इटियोलॉजी देखेंगे इसकी, कि ये शय्यामूत्र जो डिसऑर्डर है वो कैसे होता है। द स्लीप इंड्यूस बाय एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ तमोगुण ऑकर्स एट टर्मिनल स्टेज ऑफ स्लीप। जैसे हमने अभी पहले बताया कि तमोगुण बढ़ने से निद्रा आती है। वेयर तमोगुण एंड इंक्रीज कफदोष आर इन्वॉल्व। जब ये शय्यामूत्रता का जो व्याधि है उसमें कफदोष का अधिक होना माना जाता है और तमोगुण बढ़ जाने के कारण भी यह व्याधि का उत्पत्ति होती है। व्हेन कफदोष ऑक्लूड द सेंसरी चैनल देन द टर्मिनल स्लीप मैनिफेस्ट। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अफेक्टेड चाइल्ड इन नाइट टू अवेकन एंड गो टू द टॉयलेट। जब कफ की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो ये बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। जब उनको यूरिन की जो सेंसेशन होता है वो सेंसेशन नहीं आता है और वो टॉयलेट जा नहीं पाते और वो बेड पे ही या फिर कपड़े पे ही यूरिन कर देते हैं। सो वी कैन सी द फेनोमेनन ऑफ स्लीप एज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर कफ तमोगुण मानस भाव, बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंटल फैक्टर इन स्लीप इज मोर प्रोनाउंस एज इट इज़ द माइंड दैट इनिशिएट द स्लीप। तो इसमें कफदोष का अधिक होना, तमोगुण का अधिक बढ़ना, जिसमें कि निद्रा अवस्था आती, इसमें जाने की वजह से हमारे जो ब्रेन से जो सेंटर से कमांड मिलना चाहिए वो हमारे मस्तिष्क से नहीं मिलती है और उसी समय भी जो बच्चा है वो यूरिन नहीं जा पाता और वो कपड़े में ही कर देता। ये एक इटियोलॉजी उसकी दी गई है। अभी संप्राप्ति कैसा है हम लोग उसका विचार करेंगे। संप्राप्ति मीन्स द इवोल्यूशनरी और इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़। कोई डिसीज़ होने की जो एक साइकिल होती है उसको हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। इट क्लैरिफाइज द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज़, कि जो डिसीज़ होता है निर्माण उसका क्या लॉजिक है। देर इज़ नो क्लियर कट संप्राप्ति गिवन इन टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, हाउएवर द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ निदान संप्राप्ति ऑफ शय्यामूत्र कैन बी शोन एज बिलोज। ऐसा कोई संप्राप्ति वर्णन आयुर्वेद में नहीं मिलता है शय्यामूत्रता का, पर उसका एक लॉजिकल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग उसकी एक निदान संप्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अभी कैसा है, हेतु सेवन होता है, आहारज हेतु होता है, विहारज हेतु। विहारज में कैसा मानसिक शारीरिक भी कहा जाता है, और जो आहारज हेतु में समान वायु प्रकोपित होना, क्लेदक कप का दुष्ट होना, ये हम लोग उसको मान सकते हैं और वो विमार गमन होते हैं। प्राणवायु राजस मानस ये हम लोग विहार हेतु में माना जाता है और फिर इसको मनोह श्रुत स्वीकृति और आपान वायु की विकृति होने के कारण और अवलंबक कप की दृष्टि भी हो जाती है इसमें, और समान वायु विमुख होने के कारण स्थान संश्रय वो बस्ती में कर लेते हैं और मूत्र व स्रोत दृष्टि के कारण ही शय्यामूत्र व्याधि की निर्माण होती है। तो ये हाइपोथेटिकल संप्राप्ति हम लोग ये मान सकते हैं इसके। अभी मॉडर्न व्यू में इसमें एनालिसिस में क्या बताया कि एक जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है, when the volume of urine in the bladder exceeds certain volume, pressure within the bladder increases considerably and stretch the receptor and its wall transmit the nerve impulse to the spinal cord। जब भी ब्लैडर फुल हो जाता है तो एक वो उसका सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलता है और जो वहाँ के रिसेप्टर होते हैं उसके हिसाब से वो नर्व को इम्पल्स भेजते हैं ब्रेन में। दिस इम्पल्सेस प्रोपोगेट टू मैच्योरेशन सेंटर इन सैक्रल कॉर्ड सेगमेंट S2 S3 एंड ट्रिगर द स्पाइनल रिफ्लेक्स कॉल्ड दैट मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। वहाँ से ब्रेन से जो कमांड मिलती है फिर एक्सटर्नल
ओपनिंग जो होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के, वहाँ वो ओपन होने के लिए जो एक रिफ्लेक्स बन जाता है उसको हम लोग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। आगे की पिक्चर में हम लोग उसका अधिक से समझ जाएंगे। जैसे अभी देखो ये मैच्योरेशन यहाँ पे ब्लैडर में बताया है, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के हुए हमारे ब्रेन में कमांड देते हैं, और वहाँ पे रिसेप्टर का रिसीव होने के बाद ये ब्रेन हमारे जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होते हैं उसको कमांड देते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, द ब्लैडर इनलार्जेस एंड मैसेज टू सेंड टू द अलॉन्ग विद द नर्व टू द ब्रेन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लैडर फुल होने के बाद उसको कमांड दी जाती है, और द ब्लैडर फिलिंग देन सिग्नल इग्नोर द ब्लैडर कंटिन्यू, और जो सिग्नल नॉट रिकग्नाइज, अगर हमारा कफ गुण बढ़ जाता है या फिर मूत्रवश दृष्टि हो जाती है तो ये बच्चा जो बेड पे ही वेटिंग यूरिनोसिस कर देता है, मूत्र कर देता है, जैसे यूरिन वहाँ पे बेड पे ही कर देता है। अभी मॉडर्न के हिसाब से इसके 2 टाइप बताए हैं। ठीक है, प्राइमरी यूरिनोसिस और सेकेंडरी यूरिनोसिस। अगर a child who has been continent for at least 6 months before the onset of bedwetting is considered as to have secondary यूरिनोसिस. In primary यूरिनोसिस, psychological problem are almost always as the result of condition, only rarely the cause. इसका ये हम लोग अभी पिक्चर में देख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ अपीयरेंस है और सिम्टम है उसके हिसाब से उसके 2 अलग अलग टाइप बताए गए। यूरिनोसिस ऑलवेज प्रेजेंट अगर होता है तो प्राइमरी है जनरली, और सेकेंडरी कैसा है कि यूरिनोसिस स्टार्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीना नॉर्मल होता है, उसके बाद अगर उसको बेडवेटिंग का शिकायत होती है तो वो सेकेंडरी यूरिनोसिस कहलाता है। और सिम्टम के हिसाब से देखा जाए तो मोनोसिम्टोमेटिक और नॉन मोनोसिम्टोमेटिक, ऐसे 2 उसके टाइप बताए हैं। मोनोसिम्टोमेटिक ऐसा है कि नाइट टाइम वेटिंग इज़ बाय ओनली सिम्टम, और सेकेंडरी जो है नॉन मोनोसिम्टोमेटिक, उसमें प्रेजेंस ऑफ नाइट टाइम एंड डे टाइम सिम्टम्स, ऐसे अलग अलग 2 प्रकार के यूरिनोसिस कहा जाता है। क्षयमूत्र दो नॉट फिजिकली वेरी हार्मफुल बट नेगेटिवली अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इज अ साइन ऑफ डिलेड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। जनरली ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बच्चे पे भी और इवर फैमिली पे भी, इसलिए इसको निग्लिजेंस भी नहीं कर सकते, और उसको ट्रीटमेंट देके उसका प्रिवेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों में भी उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो और फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो इसके ट्रीटमेंट मल्टीफैक्टरल है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में उसका डिस्क्राइब नहीं किया है। सिम्टोमेटिक या फिर थोड़ा जो मूत्र व दृष्टि पे काम करने वाले जो ड्रग है वो ड्रग देके हम लोग उसको कम कर सकते हैं। अभी इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कफवृत्त वात इसमें बताया है, जो कि कफहर और वातानुलोमन हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट मैनेज करना होता है, और मूत्रव स्रोतस विकृति होने के कारण वह जो ड्रग मूत्रव स्रोतस पे काम करने वाले वो ड्रग हम लोग इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। From causative or aggravating factor, it is clearly evident that the manas and neurological development delay plays a role in pathology. Thus, method drug also required. कई बार ऐसा होता है कि मानस और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चों में कम दिखाई जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमको कुछ मेथड ड्रग भी देना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो है कफहर और वातानुलोमन आपको करना है, और जो मूत्रव स्रोतस में जो ड्रग दिए जाते हैं वो भी ड्रग आप दे सकते हैं, और जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर डिले है तो उसके हिसाब से हम लोगों को मेद्य ड्रग भी देना आवश्यक होता है। और एक तीसरी महत्वपूर्ण चिकित्सा इसमें बताइए जो कि सतोवजह चिकित्सा है। काउंसलिंग इज अ मस्ट बूस्ट टू द कॉन्फिडेंस एंड रिटेन द सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड। हम लोगों को बच्चों को भी काउंसलिंग करना है, और उसके साथ साथ हमको पेरेंट की काउंसलिंग करनी भी बहुत आवश्यक है, जिसमें हम लोगों को बच्चे को ये बताना होता है कि उसको यूरिन आने के बाद टॉयलेट में जाके ही यूरिन करना है, और इसी के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी उनको बोलना है कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चों की, कि अगर यूरिन आता है स्पेसिफिक टाइमिंग के बाद आपको बच्चों को टॉयलेट लेके जाकर उसको वहीं पे यूरिन करने के लिए बोलना है। इसके लिए कई सारी टेक्निक भी है, जैसे कोई अलार्म भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे बच्चा रात में खाना खा के जब सोता है, सोने के पहले उसको यूरिन या टॉयलेट जाने के लिए कहा जाए, या फिर टॉयलेट जाके उसकी यूरिन को उनको यूरिन करने के लिए बोला जाए, ताकि बच्चा रात में बेड वेटिंग नहीं कर सकेगा। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। दिन में 2 या 3 बार उसको टॉयलेट लेके जाना है, रात में भी उसको सोने के पहले, या फिर रात को जब वो जागता है बीच में
तो भी हम लोगों को उसको टॉयलेट लेके जाना है, ताकि उसकी जो हैबिट है वो बन जाए और वो बेड वेटिंग की हैबिट कम करे। कुछ ड्रग जो है, अभी ड्रग के जैसे भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले अगर होते हैं तो कुछ मेद्य ड्रग से नशे भी कर सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, तक्रधारा या फिर घृत की शिरोधारा भी कर सकते हैं। और जो मेद्य ड्रग है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुडुचि, एष्टी मधु, इन ड्रग के साथ साथ जो मूत्र वह स्त्रोतज दृष्टि का जो अधिकार है, चंद्र प्रभावटी, ये भी हम लोग उस डिसऑर्डर में दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी औषधि चिकित्सा, काउंसलिंग जिसको सतोजय चिकित्सा हम लोगों ने कहा है, और कुछ मेद्य ड्रग, ऐसा एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करना होता है। साथ साथ पेरेंट की काउंसलिंग भी बहुत आवश्यक होती है। इसके हिसाब से हम लोग शैया मूत्रता इस व्याधि को नियंत्रित कर सकते हैं और उसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों में पाया जाने वाला कॉमनली डिसऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि आप इस लेक्चर में काफ़ी सारा हम लोगों ने जानकारी आपको दी है। अगर कुछ आपके सवाल है तो आप कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।